तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन अलाइन मूवमेंट। थोड़ा सा आज व्हाइट बोर्ड नहीं है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं हिस्ट्री के आखिरी वीडियो में, हिस्ट्री के आखिरी चैप्टर में। सेमेस्टर 2 के लिए ऐसा बात नहीं कि इसके बाद मैं हिस्ट्री छोड़ दूंगा, नहीं सब हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन में कराऊंगा। कंप्लीट रिवीजन बोले तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और सिविक्स भी हम कुछ दिनों में कंप्लीट ही कर लेंगे। कुछ दिनों की बात है, 4-5 दिन। चलिए, नॉन अलाइन मूवमेंट क्या चीज़ है, अच्छा समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 पावर ब्लॉक्स बढ़ गया था, वर्ल्ड 2 पावर ब्लॉक्स में बढ़ गया था, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है भाई, तो रशिया है, मैंने बताया है क्यों है। चलिए, तो यूएसए और रशिया पावर ब्लॉक्स इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस टाइम के लिए वो सुपर पावर थे, और काफ़ी सारे कंट्रीज इन दोनों ने अपने हाथ में लिए थे कि हाँ भाई तुम हमारे कंट्रोल में रहो, हमारे साथ रहो, तुमको मैं वेपन्स दूंगा, खाना पीना सब कुछ दूंगा। तो ऐसे पावर ब्लॉक्स में बदलने लगे। लेकिन इसमें हो क्या रहा था कि इंडिया जैसी काफ़ी ऐसी कंट्रीज थी जो अभी अभी आज़ाद हुई थी, तो सारी कंट्रीज अब फिर से नहीं चाहते थे यार वो कंट्रीज की अब फिर से हम किसी कोल्ड वॉर में पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोल्ड वॉर था, कौन जाने कब युद्ध छेड़ दें। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज के टाइम में कोई वॉर चाहता है तो वो कंट्री बोका है। मतलब हमारा एक पड़ोसी देश है और हम वॉर करना चाहता है, यार क्या मतलब, कोई जीत तो सकता नहीं है। बात तो ऐसी है नहीं कि तुम जीत जाओगे या फिर कोई हरा देगा, खुद का नुकसान है बिना मतलब का। तो वो कंट्रीज जो थी वो वॉर नहीं चाहती थी फिर से। तो उन कंट्रीज ने एक आइडिया सोचा, सबसे पहला आइडिया जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर आया था नॉन अलाइन मूवमेंट के लिए। ठीक है, कि हम ऐसा एक टीम बनाते हैं, ऐसा एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम दोनों में से किसी भी पावर ब्लॉक्स में अलाइन नहीं रहेंगे। इट मीन्स दैट वी आर नॉट इन अ लाइन। ठीक है, पावर ब्लॉक्स में हम नहीं है भाई, हमें यूएसए से भी काम चाहिए और रशिया से भी काम चाहिए। जैसे कि आप आज इंडिया को देख सकते हैं कि यूएसए और रशिया का हरदम एक मुठभेद रहता है। मूवीज़ में आप देखते हैं, अगर आप देखते होंगे तो न्यूज़ में भी आप देखते हैं, हरदम वो गुस्से वाला भाव रहता है, झगड़ा होता रहता है। लेकिन इंडिया को आप देखेंगे कि रशिया के साथ भी एकदम खतरनाक मिली भगत है, यूएसए के साथ भी खतरनाक मिली भगत है। यही खासियत है इंडिया के भाई। तो नॉन अलाइन मूवमेंट यही कहता है कि दोनों कंट्रीज के साथ हम मिली भगत रखने वाले हैं। मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू बी इन अ पर्टिकुलर टीम, इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक, यही कहता है नॉन अलाइन मूवमेंट। अच्छा, एक बार डेफिनेशन के तौर पे समझ जाया जाए कि अगर एग्जाम में लिखना है तो आसान हो जाए। सो इट इज अ इंटरनेशनल पॉलिसी। इंटरनेशनल पॉलिसी बोले तो किसी एक कंट्री के अंदर की बात नहीं है, काफी कंट्रीज इसमें आने वाली हैं। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिसी है एक सोवरेन स्टेट की, सोवरेन मतलब जो कंट्री इंडिपेंडेंट है उस स्टेट की, टू नॉट अलाइन इन अ पर्टिकुलर पावर ब्लॉक बट इंटरफेयर और एक्टिवली इंटरफेयर इन वर्ल्ड अफेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी एक पावर ब्लॉक में अलाइन नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलाइन नहीं होंगे तो हमें वर्ल्ड से कट जाएंगे, नहीं भाई साहब, हम दोनों से अपना अपना हित रखेंगे, दोनों से हमें बेनिफिट निकालना है, किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से बहुत दोस्ती नहीं। यही है नॉन अलाइन मूवमेंट का सिद्धांत। अच्छा, नॉन अलाइन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि उसके आर्किटेक्ट्स कौन थे। आर्किटेक्ट्स बोले तो जैसे बिल्डिंग आप बनाते हैं तो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, कि आर्किटेक्ट्स, इस मॉन्यूमेंट के आर्किटेक्ट्स कौन है, तो उस तरीके से बिल्डिंग के आर्किटेक्ट्स होते हैं, उसी तरीके से नॉन अलाइन मूवमेंट के आर्किटेक्ट्स हैं। पहला हमने याद रख लिया जवाहरलाल नेहरू, दूसरा याद रख लेना जोसेफ टिट्टो साहब हैं। जोसेफ टिट्टो साहब हैं यूगोस्लाविया के, ठीक है, यूगोस्लाविया के जोसेफ टिट्टो साहब हैं। एक और मैं चीज़ बताना भूल गया कि यूगोस्लाविया में ही नॉन अलाइन मूवमेंट लॉन्च हुआ था। अब क्वेश्चन आया कि कब लॉन्च हुआ, तो 1961 में नॉन अलाइन मूवमेंट लॉन्च हुआ था यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया में एक और एक स्टेट है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द बी से कुछ स्टेट का नाम था, बेलग्रेड, यस। सो बेलग्रेड इन यूगोस्लाविया नॉन अलाइन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1961। समझ गए बात। अब कौन कौन से आर्किटेक्ट्स हैं, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे देख रहे हो, उसके बाद जोसेफ टिट्टो, और उसके बाद हाँ नासिर, ठीक है, ही वॉज फ्रॉम इजिप्ट, ये बहुत मस्त लीडर हैं, नासिर नाम है, कमल नहीं दमल नाम है, गमल नाम है, सॉरी गमल नासिर, यस, गमल नासिर वॉज फ्रॉम इजिप्ट। और ये तीनों आर्किटेक्ट्स आपके दिमाग में लगने में, ये टेक्स्ट हटा देता हूँ, दिमाग में छाप लीजिए, फिर से मैं पूछ रहा हूँ। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 जोसेफ टिट्टो फ्रॉम यूगोस्लाविया, नंबर 3 नासिर साहब, ओके, फ्रॉम इजिप्ट। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे रीजंस हुए, द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ नाम नॉन अलाइन मूवमेंट। थोड़ा सा मेरा गला बैठ गया है, देखिए क्या होता है। तो नॉन अलाइन मूवमेंट के फैक्टर्स अगर बात करें कि क्या क्या से फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल, तो सबसे पहला मैंने फैक्टर्स बता दिया, कोल्ड वॉर्स के खतरे, ठीक है, वर्ल्ड वॉज द वर्ल्ड, या फिर बात करें कंट्री, कुछ कंट्रीज वेर नॉट रेडी फॉर अनदर कोल्ड वॉर, या फिर कोई भी मतलब डर गए थे भाई कि अब कोल्ड वॉर हमें नहीं चाहिए, ग्लोबल एक टेंशन बन चुका था कोल्ड वॉर के चलते, सो दे डोंट वांटेड कोल्ड वॉर। अच्छा, दूसरा, जैसे कि अभी भाई इंडिया तो काफ़ी बड़ा देश है तो इसको नहीं मान लेते हैं,
श्रीलंका, केन्या, ऐसे जो कंट्रीज हैं वो अभी अभी उत्पन्न हुए हैं भाई, अभी अभी आज़ाद हुए हैं, तो उन पे फिर कोई कंट्री कब्जा ना कर ले, फिर कोई कंट्री इंपेरियलिज्म ना कर ले, फिर कोई कंट्री उन्हें कॉलोनी ना बना ले। इट वाज द मेन फैक्टर। ये इससे बहुत लोग डर चुके थे कि भाई फिर से कॉलोनाइजेशन ना बन ले, उसीलिए हमें एक सख्त टीम चाहिए। अब भाई किसी एक पावर ब्लॉक्स में हम नहीं जा सकते, तो एक अलग हमें यूनाइटेड ग्रुप चाहिए जिसमें हमें पावर भी रहे, उससे हमें फायदा भी मिले। दैट वाज नाउ। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ओके, तीसरा पॉइंट, राइट ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट, यानी सोवेरेनिटी में कोई भी देश अपने आप को वो नहीं समझना। जैसे कि इंडिया में फार्म लॉज के अगेंस्ट काफ़ी वो सब चीज़ें आपको पता है अच्छे से, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया खुद के इंटरनल अफेयर्स को सॉल्व नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कि कोई बाहर का देश आके कहे कि भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो सोवेरेनिटी में जजमेंट ना हो, क्योंकि वी आर फ्री, वी आर सोवेरेन। तो तीसरा ये फैक्टर था, नॉन लाइन मूवमेंट ऐसे हम ग्रुप में जाएं कि सोवेरेनिटी भी हमारा डिस्ट्रक्ट ना हो। अच्छा, फिर और क्या रीज़न है? एक और रीज़न मैंने पहले ही बताया था कि हित 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 देखना जरूरी है भाई। ऐसा नहीं है कि हम रशिया के साथ दोस्ती कर लें और यूएसए के साथ दुश्मनी कर लें, ऐसा भी नहीं कर सकते ना। सो मॉडरेशन चाहिए, इक्वल रिलेशन चाहिए हमें दोनों ही पावर ब्लॉक से। भाई हमें यहाँ से भी बेनिफिट मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, हमें क्या दिक्कत भाई। तो ये भी जरूरी है कि नॉन लाइन मूवमेंट से किसी एक पावर ब्लॉक में नहीं जाओगे, ऐसा ना हो कि रशिया देख ले बम छोड़ दे, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट, बहुत ही पॉइंट है कि एक कलेक्टिव फोर्स बनना। एक अगर कलेक्टिव, या आपने एक मोटो जरूर सुना होगा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कहते हैं ना। तो अगर कोई बहुत ही छोटा कंट्री है, अभी अभी आज़ाद हुआ है, अगर वो एक बड़े से ग्रुप में आ जाए, जिसका नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट, क्या ही दिक्कत होगी? अगर किसी, मान लीजिए यूएसए के साथ ही किसी को रिलेशन बनाना है, तो यूएसए क्यों बनाए छोटे से देश के लिए? लेकिन अगर वो कहेगा कि वी आर द मेंबर ऑफ नॉन लाइन मूवमेंट, तो कहेगा कि अच्छा भाई तुमसे मेरा भी फायदा है, तो ठीक है भाई मैं तुम्हें वेपन्स देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक और पॉइंट हुआ, दिस वेयर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन लाइन मूवमेंट। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन लाइन मूवमेंट, जो कि चैप्टर का बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है, आखिरी भाग है। चलिए, ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बता दिया, एक बार दिमाग में लगाओ तो बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वॉर कोई भी कंट्री फिर से नहीं चाहता था, और अगर कोई कंट्री फिर से वॉर करने के लिए उत्पन्न हो रहा है, बुरा बताओ तो उस कॉज को ही खत्म कर दो। पावर है भाई, पावर है। इजिप्ट, इटली, ठीक है, यूगोस्लाविया, ये सब जो नेशंस हैं पावरफुल हैं भाई, इंडिया भी पावरफुल है, था भी उस टाइम थोड़ा सा। तो कोई भी वॉर्स के अगर सिचुएशंस उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें वहीं पे दबा के खत्म कर दो, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि जो नेशन फ्रीडम कंट्रीज हैं उनको कॉलोनाइजेशन या इंपेरियलिज्म से प्रोटेक्ट करना। अब देखो बात करते हैं, वहां पे इंपेरियलिज्म पहले चल रहा था काफी कंट्रीज में, तो कोई कंट्री, एक छोटी सी कंट्री उत्पन्न होकर आई भाई, देखा कि यार भाई इसका कोई सपोर्ट नहीं है, तो मारो इस पे कब्जा। तो इंपेरियलिज्म तो बहुत चल रहा था पहले, तो ये एक ऐसी पार्टी चाहिए थी कि हम यूएनओ में भी हैं लेकिन हमें नाम भी चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज हमें कॉलोनाइजेशन या इंपेरियलिज्म नहीं चाहिए, और कॉलोनाइजेशन और इंपेरियलिज्म को एकदम अपोज करना इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव, अपोज भी करना है। मान लीजिए दो किसी कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गया, इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा जो नाम के अंदर में है, तो उस इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को भी पीसफुली सेटल करना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। अच्छा, उसके बाद कोई भी कंट्री अगर फोर्स या फिर न्यूक्लियर वेपन ये सब इस्तेमाल कर रही है तो उसको कम करना भाई, ये यूज नहीं कर सकते, अपोज करना। उसके बाद अपने आप में, जैसे कि स्टार्टिंग में बात करें तो 1961 में 25 ठो कंट्रीज मिली थी, 25 ठो कंट्रीज मिलके यूगोस्लाविया में, बेलग्रेड में उन्होंने डिसीजन लिया कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। वैसे तो डिसीजन बहुत पहले चल रहा था लेकिन लिया गया इस दिन। आप देख लीजिएगा कि किस दिन है, वैसे इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों लिया गया है? तो 25 कंट्रीज जो थी वो, अगर लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2012 के रिपोर्ट के अनुसार 125 कंट्रीज अभी नॉन अलाइंड मूवमेंट में है। तो ये जो कंट्रीज हैं इनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहे, इट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। तो यही कुछ 5-4 गिने चुने ऑब्जेक्टिव हैं, एग्जाम में आए धकाधक लिखिए। आप अगर देखेंगे हिस्ट्री में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं स्पेसिमेन के हिसाब से, तो आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिविक्स के कुछ चैप्टर्स अभी पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम तृप्ति मिल जाएगी अगर उस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि मैं टू द पॉइंट ही ज़्यादातर रहने का प्रयास करता हूँ। होप सो यू लाइक द सेशन। थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस है, हमारे पास अभी बोर्ड नहीं है। ओके, सो दिस इज उपाध्याय एजुकेशन एंड आई एम आर्यन उपाध्याय।